हेलो एवरीवन। हमने लास्ट लेक्चर में सल्फोनामाइड एंड कोट्रमोक्साजोल जो है वो कंप्लीट किया था एज एन एंटीबायोटिक। अब हम लोग न्यू क्लास ऑफ एंटीबायोटिक स्टार्ट कर रहे हैं विच इज़ फ्लोरोक्विनोलोन्स। ठीक है। अब ये फ्लोरोक्विनोलोन्स हम लोग कब से यूज़ कर रहे हैं, कैसे ये ओरिजिनेट हुए, हम लोग वो सब हिस्ट्री वगैरह इसकी डिस्कस करने वाले हैं विथ क्लासिफिकेशंस एंड उसके बाद हम लोग एडवर्स इवेंट्स एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस, इंटरैक्शंस सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं वीडियो में। सबसे पहले जो हम लोग फ्लोरोक्विनोलोन्स है ना, वो कैसे डेवलप हुए। तो पहले क्या होता था कि नैलिडिक्सिक एसिड जो है वो हम यूज़ करते थे एज एन एंटी माइक्रोबियल, हैविंग एन एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी। ठीक है। जो नैलिडिक्सिक एसिड है ना, उसमें एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी थी और वो हम यूज़ करते थे। बट जो नैलिडिक्सिक एसिड है ना, उसके सर्टेन लिमिटेशंस थे और बहुत कम पोटेंसी थी उसकी। ठीक है। मतलब हमें बहुत ज़्यादा हाई डोज लगता था अगर हमें एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी चाहिए तो, और बहुत सारी लिमिटेशंस थी। तो हम लिमिटेशंस देखते हैं कि लिमिटेशंस ऑफ नैलिडिक्सिक एसिड्स आर, ये सिर्फ एक्टिव था अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है। सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव था ये। उसके बाद इट इज़ नॉट एक्टिव अगेंस्ट सुडोमोनस मीन्स विच इज़ अ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट एक्टिव था ये, बट सुडोमोनस के अगेंस्ट एक्टिव नहीं था। लो पोटेंसी थी। ठीक है। कॉन्ट्राइंडिकेटेड था टू इन्फेंट्स एंड यूज्ड इन वेरी लिमिटेड कंडीशंस लाइक जीआई इन्फेक्शन हो गया किसी को, अगर यूटीआई इन्फेक्शन हो गया तो सिर्फ वो लिमिटेड कंडीशंस में ही हम लोग नैलिडिक्सिक एसिड को जो है वो यूज़ करते थे। कॉन्ट्राइंडिकेशंस भी थे, इन्फेंट्स में हम इसे यूज़ नहीं करते थे। और बहुत सारे इसके एडवर्स इवेंट्स भी थे। मतलब जो न्यूरोलॉजिकल टॉक्सिसिटी थी ना, वो ये कॉज करते थे, मीन्स नर्व रिलेटेड डैमेज हो गया या नर्व रिलेटेड कंडीशन हो गई, तो ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन जो है वो ये प्रोड्यूस करते थे नैलिडिक्सिक एसिड, और बहुत सारे अदर साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो भी ये प्रोड्यूस करते थे। तो इन ये नैलिडिक्सिक एसिड जो है वो हम प्राइमरीली यूज़ करते थे। और फिर क्या हुआ कि क्लासिकल थ्योरी जो है बायो आइसो स्टेरिज्म की, उसके थ्रू जो है वो फ्लोरोक्विनोलोन्स की जो डिस्कवरी है वो हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि जो नैलिडिक्सिक एसिड हम प्रीवियसली यूज़ कर रहे थे, और फिर जो बायो आइसोस्टेरिज्म जो थेरी है, क्लासिकल थेरी, उसके थ्रू जो है हमने फ्लोरोक्विनोलोन्स को जो है वो डिस्कवर किया। मीन्स इसका ओरिजिन जो है वो हुआ। जो फ्लोरोक्विनोलोन्स है ना, इनमें बहुत ज़्यादा अच्छे फीचर्स थे, डिस्टिंक्टिव फीचर्स थे। लाइक ये बहुत ज़्यादा एक्टिव थे अगेंस्ट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव के अगेंस्ट तो एक्टिव थे ही थे, बट ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट भी एक्टिव थे। ठीक है। फिर बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी थी। ठीक है। बैक्टीरियोसाइडल एक्टिविटी थी मतलब बहुत ज़्यादा किलिंग एक्टिविटी थी। ठीक है। बैक्टीरिया को इनिबिट नहीं करते थे, ग्रोथ को इनिबिट नहीं करते थे, डायरेक्टली किल कर देते थे। और बहुत ज़्यादा हाई पोटेंसी जो है वो ड्रग की थी, और रिलेटिवली लॉन्ग एंड पोस्ट एंटीबायोटिक इफेक्ट था। ठीक है। अगर हमने एक बार ड्रग दे दी, डोज दे दी, तो उसका जो इफेक्ट है वो काफ़ी अच्छा और लंबा चलता था। लेस चांसेस ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस एज़ कम्पेयर टू नैलिडिक्सिक एसिड। जो ड्रग रेजिस्टेंस के चांसेस थे ना, वो कम थे एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द नैलिडिक्सिक एसिड। अब हमारे पास दो जनरेशन के जो है फ्लोरोक्विनोलोन्स अवेलेबल है। दैट इज़ द फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स जो 1980s में डिस्कवर हुए थे, जहाँ पे सिर्फ सिंगल सब्स्टिट्यूटेड फ्लोरीन जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है। और जो सेकेंड जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स है, जो कि 1990s में डिस्कवर हुए थे। ठीक है। और वहाँ पे एडिशनल फ्लोरीन जो है वो सब्स्टिट्यूटेड है। ठीक है। मतलब एक से ज़्यादा, दो तीन ऐसे फ्लोरीन जो है वो सब्स्टिट्यूटेड है, जिसकी वजह से जो है हमें एक्सटेंडेड एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो देखने को मिलती है। एक्सटेंडेड एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी देखने को मिलती है क्योंकि जितनी ज़्यादा फ्लोरीन जो है सब्स्टिट्यूटेड रहेंगे क्विनोलिन रिंग में, उतना ज़्यादा हमें एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो देखने को मिलेगी। इसका मतलब हो गया कि जो सेकेंड जनरेशन है वो ज़्यादा एक्टिव है या यूज़फुल है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ द फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स। ठीक है। अभी हमने जनरल बेसिक तो देख लिया कि फ्लोरोक्विनोलोन्स कैसे डिस्कवर हुए, कितने सब्स्टिट्यूशन में फ्लोरोक्विनोलोल की एक्टिविटी कैसे आती थी। मतलब अगर ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड फ्लोरीन है, फ्लोरीन एटम प्रेजेंट है, तो सेकेंड जनरेशन में जाता था वो ड्रग, एंड उसके एक्सटेंडेड एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी जो है वो हमें मिलती थी। फिर है क्लासिफिकेशंस ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स। फ्लोरोक्विनोलोन्स को हमने दो क्लासेस में डिवाइड किया है, दैट इज़ फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन में आते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ओफ्लॉक्सासिन, नॉरफ्लॉक्सासिन एंड पीफ्लॉक्सिन। ठीक है। सेकेंड जनरेशन में आते हैं लिवोफ्लॉक्सिन, मॉक्सिफ्लॉक्सिन, लोमीफ्लॉक्सिन, जेमीफ्लॉक्सिन एंड स्पारफ्लॉक्सिन।
जो मॉक्सीफ्लॉक्सीन है, लोमिफ्लॉक्सीन है एंड जेमिफ्लॉक्सीन है, ये ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम फ्लोरोक्विनोलोन्स है, ठीक है। ये ब्रॉडेस्ट स्पेक्ट्रम फ्लोरोक्विनोलोन्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद में है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फ्लोरोक्विनोलोन्स, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है फ्लोरोक्विनोलोन्स का? अगर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो हमने देखा कि नैलिडिक्सिक एसिड सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए एक्टिव था, बट फ्लोरोक्विनोलोन ग्राम नेगेटिव प्लस ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के लिए एक्टिव है, ठीक है। तो ये दोनों बैक्टीरिया को इनहिबिट करेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर कोई बैक्टीरिया जो कि ग्राम नेगेटिव है, वो प्राइमरीली जो फ्लोरोक्विनोलोन है वो उसके डीएनए गायरेज एंजाइम जो है उसे इनहिबिट करता है। अब डीएनए गायरेज एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो दो सब यूनिट होते हैं, 2A सब यूनिट एंड 2B सब यूनिट, ये जो डीएनए गायरेज एंजाइम है, यहाँ पे क्या होता है कि जो निकिंग प्रोसेस होती है एंड सीलिंग रीसीलिंग प्रोसेस होती है। निकिंग प्रोसेस मीन्स कटिंग प्रोसेस। अगर कोई पेरेंट डीएनए है, वो डीएनए से अगर डॉटर डीएनए में कन्वर्ट करना है वो डीएनए को, तो उसे कट होना पड़ेगा, ठीक है। कट होके फिर वो रीसील होगा एंड फिर जो है वो न्यू डॉटर डीएनए जो है वो फॉर्म होगा। तो ये अगर प्रोसेस अगर हमने निकिंग और रीसीलिंग अगर हमने इनहिबिट कर दी, तो इसका मतलब क्या होगा कि न्यू डॉटर डीएनए जो है वो फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ पे भी वैसे ही सेम 2B सब यूनिट, यहाँ पे नेगेटिव सुपर कॉइलिंग मीन्स क्या होता है कि ऐसा ऐसा कॉइल हमारा डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। डीएनए कॉइल जो है ऐसा हेलिकेज स्ट्रक्चर होता है। बट अगर क्या हो गया कि अगर ये खुद ब खुद एक दूसरे के ऊपर कॉइल हो गए, ठीक है, तो एक पर्टिकुलर स्टैंड ये खुद ब खुद अपने ही ऊपर कॉइल हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा कि वो पर्टिकुलरली प्रॉपरली सेपरेट आउट नहीं होगा, मीन्स डॉटर डीएनए जो है वो फॉर्म नहीं होगा, मीन्स आगे की जो जनरेशन है वो सीज हो जाएगी, आगे जनरेशन जो है वो प्रोलिफरेट नहीं कर पाएगी एंड जो बैक्टीरियोसाइडल एक्शन जो है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये होता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। अब हम देखेंगे ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। तो जो फ्लोरोक्विनोलोन्स है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में टोपोआइसोमरेज 4 एंजाइम जो है ना उसे इनहिबिट करते हैं। अब ये भी एंजाइम जो है टोपोआइसोमरेज 4, इसका भी सेम काम है, निकिंग मीन्स कटिंग, और जो सेपरेट करता है ना डॉटर डीएनए को, जो डॉटर स्टैंड है डीएनए के उनको सेपरेट करता है, ठीक है, ये एंजाइम। तो उन एंजाइम को अगर इनहिबिट कर दिया तो जो डॉटर डीएनए है वो प्रॉपरली सेपरेट नहीं होगा, मीन्स आगे की जो जनरेशन है वो बढ़ेगी नहीं एंड अल्टीमेटली जो बैक्टीरियोसाइडल एक्शन जो है वो हमें मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गए दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए। अब जो मैमल्स है, हमारे जो मेमेलियन सेल्स है ना, दीज मेमेलियन सेल्स ऑल्सो पजेस टोपोआइसोमरेज 2 एंजाइम, ठीक है। बट जो टोपोआइसोमरेज 2 एंजाइम हमारे मेमेलियन सेल्स पजेस करते हैं, उसके लिए फ्लोरोक्विनोलोन्स की जो एफिनिटी है वो बहुत ज़्यादा लो रहती है, ठीक है। तो हम लो रहती है, इसका मतलब क्या है कि हम इसे यूज़ कर सकते हैं, इट इज़ सेफ फॉर ह्यूमन्स, ठीक है। अब मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस, मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस, अगर हम फ्लोरोक्विनोलोन्स पर्टिकुलर पेशेंट को दे रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे कौन से मैकेनिज्म्स है जिसके थ्रू रेजिस्टेंस जो है बॉडी में डेवलप हो सकता है। तो किसके थ्रू हो सकता है? थ्रू ड्यू टू क्रोमोसोमल म्यूटेशन। अगर कोई पर्टिकुलर डीएनए है बैक्टीरिया के, उसमें अगर क्रोमोसोमल म्यूटेशन हो गया और जो निकिंग और कटिंग वगैरह हो रही थी, रीसीलिंग वगैरह हो रही थी, वो प्रोसेसेस अल्टरनेटिव पाथवे से होने लगी, ठीक है। तो जो एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं या न्यू एंजाइम्स प्रोड्यूस हुए, जैसे कि फॉर एग्जांपल डीएनए गायरेज जो हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में थे, और टोपोआइसोमरेज 2 जो कि हमारे पॉजिटिव बैक्टीरिया में थे, अगर ये एंजाइम्स चेंज हो गए और दूसरे एंजाइम्स प्रोड्यूस होके एक्टिविटी कर रहे हैं, तो जो फ्लोरोक्विनोलोन्स की एफिनिटी थी वो पर्टिकुलर एंजाइम्स के लिए थी, ठीक है। अब जो दूसरे एंजाइम्स फॉर्म हुए उसके लिए तो नहीं है, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि क्रोमोसोमल म्यूटेशन की वजह से जो एंजाइम न्यू प्रोड्यूस हुए थे उसके लिए लेस एफिनिटी है फ्लोरोक्विनोल्स की। इसका मतलब क्या है कि अल्टीमेटली जो बैक्टीरिया है वो प्रोलिफरेट होते रहेंगे, मीन्स हमें जो एक्टिविटी है वो नहीं मिलेंगी, मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस, इसे हम मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। उसके बाद में है रिड्यूस परमिएबिलिटी और इंक्रीजेस द इफ्लक्स ऑफ दिस ड्रग। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारा पर्टिकुलर सेल है, ये हमने इसके पहले भी डिस्कस कर चुका है, ठीक है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके उस वीडियो को देखिए, जहाँ पे हमने एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी, जो एंटीमाइक्रोबियल एजेंट है उसकी हिस्ट्री प्लस जो भी प्रॉब्लम्स है एंटीमाइक्रोबियल एजेंट से रिलेटेड वो हमने डिस्कस किया है। उसके मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो हमने डिस्कस किया है उस पर्टिकुलर वीडियो में, वो आप जाके देखिए।
यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कुछ इम्पोर्टर्स रहते हैं जो कि ड्रग को इम्पोर्ट करते हैं अंदर, ठीक है, सेल में, ठीक है। और यहाँ पे कुछ एक्सपोर्टर प्रोटीन्स होते हैं जो कि ड्रग जिसके थ्रू जो ड्रग है वो बाहर निकलता है। तो अगर ऐसा म्यूटेशन हो गया या ऐसा रेजिस्टेंस डेवलप हो गया ये पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेल में, जहाँ पे जो इफ्लक्स है वो रिड्यूस हो गया, ठीक है, वो कम हो गया। और जो अगर रिड्यूस हो अगर वो अंदर चले भी गया, कोई पर्टिकुलर ड्रग पार्टिकल्स अंदर चले भी गए, तो उनका जो बाहर निकलने की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो काफ़ी बढ़ गई, ठीक है। बढ़ गई इसका मतलब क्या हो गया कि अंदर एक तो ड्रग रुक नहीं पा रहा है, एक तो अंदर जा नहीं पा रहा है, ठीक है, और अंदर गया भी तो वो बाहर निकल जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पर्टिकुलर टाइम स्पैन है उसके लिए वो ड्रग वहाँ पे रीच नहीं कर रहा है, रुक नहीं पा रहा है, इसलिए हमें डिजायर्ड एक्शन मिलेगा क्या? नहीं। इसका मतलब क्या हो गया कि मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस, उसे हम मैकेनिज्म ऑफ रेजिस्टेंस बोलते हैं। नाउ अभी हम लोग ड्रग के बारे में बात करने वाले हैं, इंडिविजुअल ड्रग्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, उनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट इज़ प्रोटोटाइप ऑफ ड्रग जो कि है सिप्रोफ्लॉक्सासिन। सिप्रोफ्लॉक्सिन जो ड्रग है ये मोस्ट पोटेंट फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स है, ठीक है। ये एक्टिव है अगेंस्ट ब्रॉड रेंज ऑफ बैक्टीरिया के जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटी जो बैक्टीरिया है दैट इज ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, इनकी अगेंस्ट वो एक्टिव है, ठीक है। शोज मैक्सिमम एक्टिविटी अगेंस्ट सुडोमोनस, ठीक है, मैक्सिमम एक्टिविटी शो करता है अगेंस्ट सुडोमोनस। और कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट एक्शन जो है उसका ये होता है, ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सिन का। यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट एक्शन मतलब क्या हो गया कि अगर हमने सिप्रोफ्लॉक्सिन जो है वो लो अमाउंट में दिया या लो कॉन्सेंट्रेशन में दिया तो वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उस पर इफेक्ट जो है वो शो करेंगे। अगर हमने हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सिन दिया तो ये क्या करेंगे कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनमें अपना जो एक्शन है वो शो करेंगे, ठीक है। मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिपेंडेंट जो है वो एक्शन हमें मिल जाता है। उसके बाद में एडवर्स इफेक्ट्स जो है वो भी होते हैं सिप्रोफ्लॉक्सासिन के। फॉर एग्जांपल दैट इज़ जीआई टॉक्सिसिटी, मींस बैड टेस्ट आती है, एपेटाइट लॉस होता है, एपेटाइट लॉस मतलब भूख न लगना, ठीक है। सीएनएस टॉक्सिसिटी हो सकती है, सीएनएस टॉक्सिसिटी में क्या हो सकता है, इंसोम्निया हो सकता है, मींस पर्टिकुलर पेशेंट को नींद नहीं आना, ठीक है। इम्पेयरमेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन मतलब कॉन्सेंट्रेशन लॉस हो जाना, ठीक है। उसके बाद में स्किन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हो सकती है कि रैशेस हो सकते हैं, स्वेलिंग हो सकती है लिप्स में। फिर है टेंडनाइटिस। अब टेंडनाइटिस मतलब क्या होता है कि सपोज़ ये एक मसल है, ये दूसरी मसल है, ठीक है, मसल्स की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे जो मसल्स है, एक मसल दूसरी मसल से जब अटैच होती है ना तो वो टेंडेंस एंड लिगामेंट्स के साथ होती है। अगर ये टेंडेंस और लिगामेंट्स में स्वेलिंग आ जाए तो हम उस कंडीशन को बोलते हैं टेंडनाइटिस, ठीक है। ये कंडीशन हो गई। अगर मसल्स के जो टेंडेंस हैं उसमें अगर स्वेलिंग्स आ गई तो हम उसी कंडीशन को बोलेंगे टेंडनाइटिस। तो ये भी एक एडवर्स इफेक्ट होता है फ्लोरोक्विनोलोन्स का कि टेंडेंस में जो है वो स्वेलिंग होती है जिसकी वजह से सीवियर पेन वगैरह जो है वो हो सकता है। फिर आता है एडवर्स इफेक्ट हो गया, उसके बाद में है कॉन्ट्राइंडिकेशंस। अब फ्लोरोक्विनोलोन्स जो है वो कहाँ कहाँ पे कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, तो फ्लोरोक्विनोलोन्स ऑफकोर्स प्रेगनेंसी कंडीशन में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं। मदर्स में अगर हमने दिया, जैसे हमने बात की अगर टेंडनाइटिस हो गया, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट टेंडनाइटिस है, इसका मतलब क्या हो गया कि पर्टिकुलर पेशेंट को जॉइंट पेन जो है वो होने ही वाला है, ठीक है, जॉइंट पेन होने वाला है, नर्व डैमेज होने वाली है उसकी, ठीक है। फिटस में भी अगर हमने उसे दे दिया तो स्केलेटल मसल जो है वो डैमेज हो सकती है, जिसे हम हाइपरप्लेसिया बोल सकते हैं, मतलब स्केलेटल मसल जो है वो कम हो जाना, ठीक है, उसकी ग्रोथ ना होना, जिसे हम लोग हाइपरप्लेसिया बोलते हैं, ठीक है। ये सब कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है। इसीलिए हम लोग इसीलिए जो फ्लोरोक्विनोलोन्स है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं इन प्रेगनेंसी कंडीशन, ठीक है। अब यूजेस क्या है सिप्रोफ्लॉक्सासिन के, हम ब्लाइंड थेरेपी में जो है ब्लाइंड थेरेपी ऑफ इन्फेक्शन उसमें भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, यूटीआई इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, कैंक्रोइड कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं, गोनेरिया में यूज़ करते हैं, टाइफाइड कंडीशन, ट्यूबरक्यूलोसिस, मेनिंजाइटिस एंड कंजक्टिवाइटिस, ये सारे कंडीशंस और टर्म्स आपको नोन है। यूटीआई इन्फेक्शन मीन्स यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, ठीक है। कॉन्क्राइड एंड गोनेरिया जो है वो एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है, उन कंडीशंस में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। टाइफाइड फीवर वी ऑल नो दैट, हम उस कंडीशन में इसे यूज़ कर सकते हैं। ट्यूबरक्यूलोसिस ये भी हमें पता है, ठीक है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, टीबी जिसे हम बोलते हैं, उस कंडीशन में। मेनिंजाइटिस मीन्स ब्रेन में जो मेनिंजस प्रेजेंट है अगर उसमें स्वेलिंग आ जाती है तो उस कंडीशन में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। और कंजक्टिवाइटिस मीन्स जो आई के ऊपर जो अपर मोस्ट पार्ट है कंजक्टिवा, उसमें अगर स्वेलिंग आती है तो हम उस कंडीशन में भी इसे जो है वो यूज़ कर सकते हैं।
फिर है इंटरैक्शंस ऑफ सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है। अगर प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सम ड्रग्स लाइक थियोफिलिन, कैफीन, वारफेरिन जो है वो सिप्रोफ्लॉक्सासिन की वजह से जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। मीन्स अगर हमने सिप्रोफ्लॉक्सासिन दिया है कोई पेशेंट को, ठीक है, और हमने साथ में ही उसके साथ थियोफिलिन, कॉफ़ी, कैफीन या फिर वारफेरिन ये ड्रग्स भी दिए हैं, तो उनका जो प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाता है, ठीक है, सिप्रोफ्लॉक्सासिन का इन ड्रग्स के प्रेजेंस में। फिर है NSAIDs। अगर NSAIDs के साथ हमने सिप्रोफ्लॉक्सासिन दिया है तो ये क्या कर सकते हैं, CNS की जो टॉक्सिसिटी है सिप्रोफ्लॉक्सासिन की वो इन्हांस कर सकते हैं, और ये इन्हांस करते करते इतना भी इन्हांस हो सकता है कि वो सीजर्स में कन्वर्ट हो सकता है। मीन्स एपिलेप्सी जो है कंडीशन वो भी क्रिएट हो सकती है, ठीक है। फिर एंटासिड्स के साथ सुक्राल फ्लैट या आयरन सॉल्ट्स के साथ अगर हमने सिप्रोफ्लॉक्सासिन या फ्लोरोक्विनोलोन्स दिया तो उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो डिक्रीज़ हो जाता है। फ्लोरोक्विनोलोन्स का एब्जॉर्प्शन जो है इन ड्रग्स के प्रेजेंस में जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। फिर है पीफ्लॉक्सीन, ठीक है। अब ये जो पीफ्लॉक्सीन है ये मिथाइल डेरिवेटिव है नॉरफ्लॉक्सासिन का। नॉरफ्लॉक्सासिन का मिथाइल डेरिवेटिव जो है वो बहुत ज़्यादा लिपोफिलिक नेचर का होता है, ठीक है। लिपोफिलिसिटी इसकी काफ़ी ज़्यादा है पीफ्लॉक्सीन की। अगर लिपोफिलिक नेचर जो है उसका अच्छा खासा है, इसका मतलब क्या होता है कि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को जो है वो ईजिली क्रॉस कर सकता है। अगर ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर रहा है ईजिली, तो हम इसे, अगर ब्रेन इन्फेक्शन हो गया या मेनिंजाइटिस कंडीशन हो गई, इन कंडीशन में हम लोग पीफ्लॉक्सीन को जो है बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ कर सकते हैं बिकॉज ऑफ इट्स लिपोफिलिसिटी। क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब वो अच्छा खासा लिपोफिलिक है, और क्रॉस करके हमें जो एक्शन है वो मेनिंजाइटिस कंडीशन या ब्रेन इन्फेक्शन की जो कंडीशन है उसे ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, पेशेंट में। फिर है सेकेंड जनरेशन सिप्रोफ्लॉक्सासिन। उसमें जो फर्स्ट है वो है लीवोफ्लॉक्सिन। अब जो लीवोफ्लॉक्सिन है वो लीवो फॉर्म है ओफ्लॉक्सासिन का, ठीक है, लीवो आइसोमेरिक फॉर्म है ओफ्लॉक्सासिन का। इसकी जो एक्टिविटी है वो इम्प्रूव्ड एक्टिविटी है अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया एंड ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। इन कंडीशंस में ये इम्प्रूव एक्शन शो करता है एज़ कम्पेयर टू द फर्स्ट जनरेशन फ्लोरोक्विनोलोन्स, ठीक है। फिर है लोमीफ्लॉक्सिन। अब जो लोमीफ्लॉक्सिन है वो डाईफ्लोरिनेटेड क्विनोलोन्स है। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि 2 फ्लोरीन जो है वो सब्स्टिट्यूटेड है इन क्विनोलिन रिंग्स, ठीक है। इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। मींस क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कॉज करता है। क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कर रहा है मींस अल्टीमेटली ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली अरिथमिया जो है वो कॉज कर सकता है, ठीक है। फोटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है, ठीक है। लाइट के प्रेजेंस में फोटोटॉक्सिसिटी जो है वो कॉज कर सकता है। फिर है स्पारफ्लॉक्सिन। यहाँ पे भी उनके सेम एडवर्स जो है हैव सेम एडवर्स इवेंट्स एंड हेंस विड्रॉन फ्रॉम सम कंट्रीज। सेम एडवर्स इफेक्ट्स है, मीन्स क्यूटी प्रोलॉन्गेशन कॉज कर सकता है, फोटोटॉक्सिसिटी जो है वो कॉज कर सकता है। इसलिए बहुत सारे जो कंट्रीज़ हैं उन कंट्रीज़ में से स्पारफ्लॉक्सिन जो है वो रिमूव कर चुका है, विड्रॉ कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। फिर है मॉक्सीफ्लॉक्सिन। ब्रॉडर स्पेक्ट्रम फ्लोरोक्विनोलोन्स है, ठीक है। ब्रॉडर स्पेक्ट्रम फ्लोरोक्विनोलोन्स के साथ लॉन्ग एक्टिंग भी है। ब्रॉडर स्पेक्ट्रम का ही मतलब है कि लॉन्ग एक्टिंग है, अच्छी खासी एक्टिविटी जो है वो शो करते हैं अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनिया, ठीक है। और हम इसे यूज़ भी कर सकते हैं निमोनिया कंडीशन में है, ब्रोंकाइटिस कंडीशन हो गई, या मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी अगर किसी पेशेंट को है। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट मतलब ऑलरेडी जो टीबी की ड्रग है वो रेजिस्टेंट हो चुकी है पेशेंट को लेके, ठीक है। मतलब ऑलरेडी रेजिस्टेंट हो चुकी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेके, तो उस कंडीशन में हम लोग मॉक्सीफ्लॉक्सिन जो है वो यूज़ कर सकते हैं मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए, ठीक है। फिर है प्लाजोफ्लॉक्सिन। ये जो 1990s में डेवलप हुई थी, ये अटिपिकल क्विनोलिन्स है जो कि जापान में डेवलप हुई थी। अटिपिकल क्विनोलिन्स होने के कारण ये एक्टिव है अगेंस्ट बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, सेम एक्टिविटी है। एंड ये यूएसए और यूके में अप्रूव्ड जो है वो नहीं है, डेवलप जापान में हुई थी एंड हम इसे यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर है बैलोफ्लॉक्सिन। ये जो एंटीबायोटिक है फ्लोरोक्विनोलोन्स है, ये डेवलप हुआ था कोरिया में और हम इसे यूज़ करते हैं इंडिया में। जो उसकी डोज है वो 100 mg की होती है और हम इसे बोथ ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को ट्रीट करने के लिए जो है, किल करने के लिए जो है ये फ्लोरोक्विनोलोन्स जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमने फ्लोरोक्विनोलोन्स जो है वो कंप्लीट कर लिया है एंड थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।